नमस्कार व्यूअर्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, पार्ट थर्ड में मार्कोनिकॉफ, और इस बार देखेंगे बहुत ही हाईलाइटेड वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। ठीक है, इसे हम परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और खरास प्रभाव भी कहते हैं। तो देयर आर थ्री नेम्स, एंटी मार्कोनी, परऑक्साइड इफेक्ट और खरास प्रभाव। तो लेट वी स्टार्ट इट। मार्कोनिकॉफ के रूल में आपने देखा था कि जो असम्मित एल्कीन होता है उसमें जब हम HX का योग कराते हैं, कोई हाइड्रोजन हैलाइड का योग अगर हम कराएं तो वहाँ H2O का भी योग होता है। मार्कोनिकॉफ के रूल में H2O मतलब जहाँ पर हमें कोई नाभिक से नहीं भाग मिले तो असम्मित एल्कीन पर, तो जो माइनस वाला भाग होता है मतलब नाभिक से नहीं भाग, उस असम्मित एल्कीन के द्विबंध कार्बन पर उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा, जो डबल बॉन्ड वाला सेंटर है उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ठीक है, वो डबल बॉन्ड जिन दो कार्बनों के बीच में है उसमें उस कार्बन से जाकर के वो नेगेटिव वाला पार्ट अभिकर्मक का जो अटैक कर रहा है उसका जाके जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ठीक है, इतना ये जो रूल था वो हमें मतलब एसिमेट्रिक एल्कीन्स में अगर हम HX टाइप के मॉलिक्यूल्स का योग कराएं तो उसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा प्राप्त होगा इसको आइडेंटिफाई करने में बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, अब इसी रिएक्शंस में मतलब कह सकते हैं कुछ और एडवांसमेंट किया गया। ये अप्रॉक्स 1933 में, लगभग 1933 में शिकागो यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स हैं और एक है MS खरास, नाम है MS खरास, और दूसरे हैं FR मेयो। ये 1933 की बात है, शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका। और इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर इस पर्टिकुलर जो मार्कोनिकॉफ एसिमेट्रिक एल्कीन और HX के मॉलिक्यूल्स का ऐड हो रहा है, अगर इसमें हम परऑक्साइड डाल दें, अगर हम कोई ऑर्गेनिक परऑक्साइड डाल दें तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। मतलब मेजर प्रोडक्ट अब जो मार्कोनिकॉफ का उत्पाद होता है उससे उल्टा प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जो अभिकर्मक अटैक कर रहा है उसका नाभिक से नहीं भाग या माइनस वाला भाग द्विबंध कार्बन की उस परमाणु पे जाके जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। उल्टा हो गया ना, नाभिक से नहीं भाग वहाँ जाके मार्कोनिकॉफ में वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में कराएं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, या माइनस वाला भाग वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है। क्योंकि उस उत्पाद इसमें उल्टा प्राप्त होता है, मार्कोनिकॉफ के नियम के जस्ट विपरीत प्राप्त होता है, इसलिए नियम रखा गया या नियम का नाम रखा गया एंटी मार्कोनिकॉफ। और चूँकि इसमें कार्बनिक परऑक्साइड का इस्तेमाल होता है इसलिए इसे परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, और नाम साइंटिस्ट के नाम पर इसे हम खरास इफेक्ट भी कहते हैं, खरास प्रभाव। ठीक है, अब एक कुछ लिमिटेशंस हैं इस रिएक्शंस की। लिमिटेशन ये है कि ये रिएक्शन अप्लीकेबल है सिर्फ HBr के साथ। ठीक है, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ या किसी दूसरे अभिकर्मक के साथ या किसी दूसरे हाइड्रोजन अम्ल के साथ ये अप्लीकेबल नहीं है। ये HCl पर भी अप्लाई नहीं होगा, ये HI पर भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी हम देखेंगे, क्यों नहीं होता वो अभी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये केवल और केवल HBr पर ही अप्लाई होता है। अब रिएक्शन का हिस्सा देखो क्या है। ये रूल तो सिंपल है कि इसी असम्मित एल्कीन पर अगर हम HBr का योग कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो अभिकर्मक का जो माइनस वाला भाग होगा वो द्विबंध कार्बन के उस परमाणु जाके जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। हम फिर से एग्जाम्पल वही ले रहे हैं बेटा, ये है प्रोपीन। मार्कोनिकॉफ का रूल अगर दोबारा देखना हो आपको तो आप पार्ट 3 में जाइए इसी सीरीज़ में, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। मार्कोनिकॉफ के रूल को दोबारा देख करके फिर इस वीडियो को देखें तो समझ में आ जाएगी ज़्यादा बात। अब देखो यहाँ हम ले रहे हैं कार्बनिक परऑक्साइड, इस परऑक्साइड में हम एग्जांपल ले रहे हैं बेंजोइल परऑक्साइड का। ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड बॉन्ड तो पता ही है, दैट बॉन्ड इज परऑक्साइड बॉन्ड, तो बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक बेटा, अब देखो अगर ये ना होता बेंजोइल परऑक्साइड तो माइनस वाला भाग यहाँ जाके जुड़ता, लेकिन चूंकि ये बेंजोइल परऑक्साइड है तो ये माइनस वाला भाग द्विबंध कार्बन के उस परमाणु पे जाके जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इन दोनों में, इधर नहीं,
डबल बॉन्ड वाला कार्बन, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये दोनों हैं, तो इनमें यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो ये माइनस वाला भाग यहाँ जाएगा, तो H+ वाला भाग यहाँ आएगा। मतलब यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये होगा बेटा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है इतना। ये रिएक्शन है, इसमें माइनस वाला भाग वहाँ गया है जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक। अब ऐसा हुआ क्यों, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ HBr पर लागू होता है, अभी HCl HI पर लागू नहीं होता। अब हम ये देख रहे हैं कि ये आखिर हुआ कैसे, तो इसकी मैकेनिज्म देखो, अब क्रियाविधि है ना, इसके क्रियाविधि का पार्ट देखो, 2-3 बातें याद रखो। ये एक मुक्तमूलक योग अपक्रिया है, मतलब जो अपक्रिया की प्रोसीडिंग्स हैं वो फ्री रेडिकल द्वारा होंगी, मतलब फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और जब फ्री रेडिकल्स बनेंगे ये कब बनेंगे, जब सममित प्रकार का विदलन हो, अर्थात होमोलिटिक जब क्लेवेज होगा, जहाँ पर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु या समूह में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो वहाँ मुक्तमूलक बनेगा। तो ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल का कंपाउंड या रिएक्शन प्रोसीड करती है वो मुक्तमूलक अपक्रिया होती है, तो मुक्तमूलक योग अपक्रिया का उदाहरण है ये, ठीक। अब इसमें होता क्या है, देखो स्टेप्स फर्स्ट देखो, यहाँ ये जो बेंजोइल परऑक्साइड, दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड C6H5CO का होल ट्वाइस O, O2 परऑक्साइड है ना, O2, तो ये बेंजोइल परऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं C6H5CO OCO C6H5, ये है बेटा, दिस इज परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है, ये परऑक्साइड बॉन्ड, तो ये बेंजोइल परऑक्साइड। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर होगा सममित विदलन, होमोलिटिक क्लेवेज, सममित विदलन, बॉन्ड का क्लेवेज होगा ऐसा। तो अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये दिस परऑक्साइड बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा क्लीवेज होने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आएगा, ठीक। तो बॉन्ड की जब क्लेविंग होगी तो होगा क्या, ये दिस इज बेंजोएट फ्री रेडिकल, दो बार मिलेगा, एक बार इस पोर्शन से, एक बार इस पोर्शन से, तो ये हो गया बेंजोएट फ्री रेडिकल, बेंजोएट फ्री रेडिकल। लेकिन ये अभी फिर से डिसोशिएट कर जाएगा, फिर से ये डिसोशिएट करेगा, देखो कैसे, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और फिर ये डिकम्पोज करेगा, डिसोशिएट करेगा, कैसे, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अच्छा इस पर्टिकुलर बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बेंजीन का रिंग है, दिस इज बेंजीन रिंग, ये कार्बन और ये जो है बेंजीन के रिंग से अटैच कार्बन है, ये यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें क्या होगा, इसमें से भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये रिंग लेके चला जाएगा, ये फेनिल ग्रुप, ठीक। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आएगा, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है जो यहाँ से अभी होमोलिटिक क्लेवेज के बाद मिला है, और एक ऑक्सीजन वाला आएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से है और एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CO2, ये बन जाएगा बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया C6H5, दिस इज फेनिल फ्री रेडिकल, फेनिल फ्री रेडिकल, ठीक। और यही अभिकर्मक पर अटैक करता है। अब जरा दूसरा स्टेप देखो इसका, ये जो फेनिल फ्री रेडिकल है C6H5 डॉट, ये HBr, यहाँ पर फिर से बात बेटा वही, H और Br के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लेवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा हाइड्रोजन मुक्तमूलक बनेगा और यहाँ बनेगा ब्रोमीन मुक्तमूलक, तो हाइड्रोजन मुक्तमूलक इस फेनिल मुक्तमूलक के साथ क्रिया करके बना देगा क्या, बेंजीन C6H6, और ये मिल गया हमें ब्रोमीन मुक्तमूलक। अब ये है रिएक्शन इनिशिएटर, यही रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, यही अपक्रिया को प्रारंभ करेगा, ठीक है। तो ये है क्या, वास्तव में रिएक्शन को इनिशिएट इसने किया है, लेकिन ये अटैकिंग ग्रुप है, यही अटैक करेगा इस सबस्ट्रेट पर,
ये Br डॉट, Br मुक्त मूलक, ये अटैक करेगा इस पर, सबस्ट्रेट पर। तो ये है Br ब्रोमीन फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल, ये अटैक करेगा बेटा सबस्ट्रेट पर। अब यहाँ देखो थर्ड स्टेप में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया Br। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। अब आप ध्यान से अगर देखें इसमें तो दो संभावनाएं दिखेंगी आपको। अब देखिए डबल बॉन्ड में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम एक जो बॉन्ड है उसकी बात हम कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये क्लीव करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, होमोलिटिक क्लेवेज, होमोलिटिक क्लेवेज। अब इसमें दो संभावनाएं, एक बार ये और एक बार ये। अब देखो अगर मान लो ये डॉट इस पर भी आया है होमोलिटिक क्लेवेज के बाद और ये डॉट इस पर भी आया है। अब डॉट इस पर भी हम दिखा देते हैं आपको ऐसे, CH3 CH CH2। अभी ये मेन नहीं है, हम हटा दे रहे हैं अभी, लेकिन केस आप समझिए। ये देखिए Br डॉट अभी पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी डॉट है, Br यहाँ पर भी डॉट है। तो Br डॉट के पास दो संभावनाएं हैं, ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। हम दोनों जगह देख लेते हैं, एक बार यहाँ देख लें अटैक करा के और एक बार बगल वाले कार्बन पर। अगर यहाँ अटैक कर जाए और एक बार यहाँ पर अटैक कर जाए, दो संभावना है ना। तो अब आप देखें तो ये जो बना है, ये जो फेज़ आया है, ये भी फ्री रेडिकल है, कार्बन का मुक्त मूलक है, लेकिन कितने डिग्री का है, ये है 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉट है, तो कितने डिग्री का, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक। और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल। आप जानते हैं जैसे कार्बोनियम आयन में मोस्ट जो स्टेबल कार्बोनियम आयन होता है वो 3 डिग्री होता है, उससे कम अस्थाई 2 डिग्री का और उससे कम अस्थाई 1 डिग्री का, और सबसे कम होता है मेथिल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अस्थाई होता है 3 डिग्री का, या 1 डिग्री 2 डिग्री में कंपेयर करें तो 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। जो कार्बोनियम आयन का पैटर्न होता है सेम पैटर्न कार्बन फ्री रेडिकल्स का भी होता है। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मेथिल वाला सबसे कम होता है। हम ये कह सकते हैं कि 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी है और 1 डिग्री कम स्थायी है। तो 2 डिग्री का जो मुक्त मूलक होगा ये ज़्यादा स्थायी होगा और 1 डिग्री का मुक्त मूलक कम स्थायी होगा। तो ये दिस इज़ मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्थायी है और ये कम स्थायी है। तो अब ये ज़्यादा स्थायी है मतलब ये ज़्यादा बनेगा और विलयन में ज़्यादा रहेगा। ये ज़्यादा बनेगा भी और ज़्यादा रहेगा क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये कम बनेगा और कम रहेगा, ठीक। तो इससे होगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बेटा और ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो अब होगा क्या, यहाँ पर ये केस ले रहे हैं, ये केस ले रहे हैं, ठीक। तो इस रिएक्शन में HBr का अगला मॉलिक्यूल, इस रिएक्शन में HBr का अगला मॉलिक्यूल, ध्यान रखिएगा क्योंकि जो H डॉट था ना वो बेंजीन के फॉर्म में चेंज हो चुका है, बाद में ये एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन अभी हम अगला मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक। HBr का अगला मॉलिक्यूल, अब ये क्या होगा, यहाँ पर भी हम दोनों संभावनाएं देख रहे हैं। हम यहाँ का जो मेन प्रोडक्ट है वो भी देख रहे हैं और यहाँ का जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो भी देख रहे हैं, ठीक है। फिलहाल ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है, तो इसके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, अर्थात ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये मुख्य उत्पाद और ये गौड़ उत्पाद, ठीक। तो ये केस देखो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल और ये बेटा मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक। तो अब यहाँ पर भी फिर से वही सममित, हर बार वही होगा, सममित विदलन, पूरे यही सेम कंडीशन, सममित विदलन, मतलब यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा। अब इसका जो H डॉट है, यहाँ से जो H डॉट है वो H डॉट इस पे अटैक करेगा और इसका H डॉट इस पे अटैक करेगा। प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 CH3 और ये हो गया Br, क्लियर ये, और यहाँ पर CH3 CH2 Br, क्लियर। अब ये देखें ये जो रिएक्शन हुई है ये वास्तव में हुई किसके प्रेजेंस में है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो मेजर प्रोडक्ट 2 डिग्री वाला होगा,
2 डिग्री वाला मतलब जो 2 डिग्री का फ्री रेडिकल था वो ज़्यादा अस्थायी, तो उसका उत्पाद भी ज़्यादा, अर्थात ये होगा मेजर, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। और ये है क्या वैसे, दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और ये है बेटा 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट, ये है माइनर प्रोडक्ट, ठीक बेटा, और ये है मेजर प्रोडक्ट, तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो ये एंटी मार्कोनी, क्यों एंटी मार्कोनी, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका उलट प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसे बोल रहे हैं हम एंटी मार्कोनी। और इसमें पेरोक्साइड का इस्तेमाल हुआ है, दैट पेरोक्साइड, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, इसलिए इस इफेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट या पेरोक्साइड प्रभाव। और खरास के द्वारा और मेयो के द्वारा ये रूल प्रपोज किया गया था, इसलिए इस इफेक्ट को हम दूसरा नाम भी दे रहे हैं, और वो क्या है, खरास प्रभाव। कुछ इसके स्पेशल इफेक्ट्स देखो वो क्या होता है। तो अब इसमें एक पॉइंट ये देख लो, दो स्पेशल फीचर्स हम देख रहे हैं। एक तो ये देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस पेरोक्साइड जो हमने मिलाया है बेंजोइल पेरोक्साइड, अगर उसके इफेक्ट को भी हम प्रोवोक करना चाहते हैं, उसका इफेक्ट भी हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं नहीं इस कंडीशन में भी हमारा जो प्रोडक्ट बने वो मेजर मार्कोनिकॉफ के अनुसार हो, तो उसमें फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स अगर हम मिला दें, मतलब ऐसे पदार्थ मिला दें जो इस जो फ्री रेडिकल इनिशिएट रिएक्शन कर रहा है, जैसे फेनिल फ्री रेडिकल था, तो वो जो रेडिकल है उसको वो ट्रैप्ड कर ले, तो वो कहलाएंगे फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स, जिसमें हम हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्विनोन, या डाईफेनिल एमीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाईफेनिल एमीन, 2 बार फेनिल है, एमीन का केस 2 बार फेनिल है, C6H5 2 बार फेनिल, डाईफेनिल एमीन। तो अगर आप पेरोक्साइड प्रेजेंट है उसके बावजूद भी चाहते हैं कि आप मार्कोनिकॉफ का उत्पाद प्राप्त हो, तो उसमें हमें कुछ ऐसे रेडिकल्स, ऐसे कुछ इनहिबिटर्स डालने पड़ेंगे, ऐसे एजेंट डालने पड़ेंगे जो इस फ्री रेडिकल के प्रभाव को कम कर सकें या कैंसिल आउट कर सकें। उसी में ये 2 एग्जांपल्स हैं, इनमें से कोई भी पदार्थ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो उत्पाद है वो मार्कोनिकॉफ के अनुसार प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन की कंडीशन है वहाँ पर, उसके बावजूद हमें उत्पाद मार्कोनी का ही मिलेगा अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो। अदरवाइज कार्बनिक पेरोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल उत्पाद जो है वो मार्कोनिकॉफ के विपरीत प्राप्त होगा। विपरीत प्राप्त होगा मतलब माइनस वाला भाग वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु ज़्यादा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, ठीक है। अब एक केस हमने बताया था कि एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है HBr पर, HCl पर और HI पर अप्लीकेबल नहीं है, ठीक बेटा। जो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल है वो सिर्फ अप्लाई किस पे होगा, HBr पर, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब ये सिंपल क्वेश्चन आ भी सकता है कि HCl और HI पर अप्लीकेबल क्यों नहीं है, ठीक है। देखो जरा, ये HCl, ये HBr, ये HI, अगर आप रिएक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे, रिएक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे तो ये HCl, ये HBr और ये HI, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब जानते हैं क्लोरीन की त्रिज्या छोटी, ब्रोमीन की त्रिज्या बड़ी, आयोडीन की सबसे बड़ी 53 है ना, 17, 35, 53 बड़ा हो जाता है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, इसकी बंध दूरी जो है वो ज़्यादा है, बस इसकी बंध दूरी इसके कंपेरिजन में इसके छोटी है, छोटा है, ये बड़ा है और बड़ा है, क्योंकि त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जो परमाणु के सापेक्ष जो नाभिक की दूरी है, 2 निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, वही बोल रहे हैं बंध दूरी, 2 निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। तो अगर त्रिज्या बढ़ रही है तो जो नाभिकों के बीच की दूरी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जिसकी बंध दूरी ज़्यादा उसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम, रेसिप्रोकल होता है, जिसकी बंध दूरी ज़्यादा उसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम, मतलब ये जल्दी टूटेगा और ये देरी से टूटेगा। तो रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो ये होगा, अर्थात ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव और ये सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, यहाँ कुछ चेंज हो जाता है पेरोक्साइड के कारण या फ्री रेडिकल के बनने के कारण, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुटेबल जो HX होता है वो HBr होता है। क्यों ऐसा है, देखो इसका अगर हम बंध वियोजन ऊर्जा चेक करें, इसका तो इसका होता है 490.7 kJ पर मोल, ठीक है, और इसका होता है 363.7 kJ पर मोल, और इसका होता है बेटा 296.5 kJ पर मोल, किलो जूल प्रति मोल, ठीक। या इसको हम किलो कैलोरी में कर दें, इसका होता है 103 किलो कैलोरी प्रति मोल, इसका होता है 87 किलो कैलोरी प्रति मोल,
और इसका होता है 71 किलो कैलोरी प्रति मोल। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, ये केजे पर मोल में है और ये किलो कैलोरी प्रति मोल में। अब आप देखिए खुद, इसकी ऊर्जा कम तो जल्दी टूटेगा, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो देरी से टूटेगा, और इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा इसलिए बहुत देरी से टूटेगा। तो सक्रियता सबसे ज़्यादा किसकी है? HI की, सबसे कम किसकी है? Cl की। क्लियर? लेकिन इसमें सबसे सुटेबल जो होता है वो HBr होता है। तो ये क्यों नहीं होता या ये क्यों नहीं होता, ठीक है, यही देखना है। तो पहले इसको देखो। अब HCl आखिर एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल में यूज़ क्यों नहीं हो पाता? होता ये है कि इसकी बंध ऊर्जा जो है वो ज़्यादा है, ठीक, इससे तो ज़्यादा है। तो जो रिएक्शन की मैकेनिज्म का जो सेकंड स्टेप था, अगर वहाँ देखें आप, तो रिएक्शन ये मिलती है, फेनिल फ्री रेडिकल ये HBr से रिएक्शन करता है और ये बन जाता है बेंजीन C6H6 प्लस Br डॉट। अब पीछे जाकर के थोड़ा सा पॉज करके पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हैं दोबारा, जिसमें आप देखें तो वहाँ हमने मैकेनिज्म में सेकंड स्टेप बताया है, जिसमें फेनिल फ्री रेडिकल जो है वो HBr से रिएक्शन करके ये बनाता है। अर्थात फेनिल फ्री रेडिकल जो है इस हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम होता है। फेनिल फ्री रेडिकल HBr, H और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में सक्षम होता है, ठीक, ऊर्जा कम है, टूट जाएगा। लेकिन यही फ्री रेडिकल जब HCl के संपर्क में आता है, यही फ्री रेडिकल बेटा जब HCl के संपर्क में आता है तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता, नो रिएक्शन। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उसकी बंध वियोजन ऊर्जा ज़्यादा है। तो HCl की बंध वियोजन ऊर्जा HBr की अपेक्षा ज़्यादा है, इसीलिए फेनिल फ्री रेडिकल द्वारा HCl के बॉन्ड का डिसोसिएशन नहीं हो पाता और यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक नहीं बन पाता और फिर एडिशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? ये बात हो गई। इसमें HCl क्यों नहीं रिएक्शन कर रहा है HBr से, HBr की जगह पर? क्योंकि HCl की बंध वियोजन ऊर्जा HBr से ज़्यादा है। ये पहला हिस्सा। अब इधर आओ, अब इस रीजन को यहाँ मत लगाना, ये रीजन यहाँ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एनर्जी तो कम है, तो यहाँ रिएक्शन पहले करना चाहिए था। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं हो पाता। होता ये है, यहाँ पर ये जो फेनिल फ्री रेडिकल है ये HI के बॉन्ड को बड़ी आसानी से तोड़ देता है, मतलब ये मिल जाता है। तो यहाँ आयोडीन फ्री रेडिकल बनता है, ठीक, ऊर्जा कम है। फेनिल फ्री रेडिकल जब इसको तोड़ दे रहा है तो इसको भी बड़ी आसानी से तोड़ देगा, तो टूट जाता है ये। अर्थात यहाँ रिएक्शन होती है, ये बेंजीन बनता है और आई फ्री रेडिकल बनता है, आयोडीन फ्री रेडिकल। लेकिन आयोडीन फ्री रेडिकल की सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है। तो होता ये है कि आयोडीन फ्री रेडिकल जो है ये डबल बॉन्ड पे अटैक ना करके अपने अगले आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? I2। समझ रहे हैं आप? मतलब इस I डॉट को या इस आयोडीन मुक्त मूलक को डबल बॉन्ड पे अटैक करना चाहिए था, लेकिन ये डबल बॉन्ड पे अटैक ना करके अपने ही आयोडीन मुक्त मूलकों के साथ मिलकर के खुद उदासीन हो जाता है, अर्थात I2 अणु में बदल जाता है। तो एडिशन रिएक्शन हो ही नहीं पाती। अर्थात ये आयोडीन मुक्त मूलक बनता तो है लेकिन ये डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता। यहाँ रीज़न क्या था? फेनिल मुक्त मूलक जो है वो HCl के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता क्योंकि बंध वियोजन ऊर्जा ज़्यादा है, इसलिए HCl अटैक नहीं कर, इसलिए HCl यूज़ नहीं होता एंटी मार्कोनी में। दूसरा, HI का बॉन्ड टूटता है, लेकिन जो आयोडीन मुक्त मूलक है ये अपने ही अगले आयोडीन मुक्त मूलक के साथ क्रिया करके I2 बना लेता है, जिसके कारण इस आयोडीन मुक्त मूलक का डबल बॉन्ड पर जब योग नहीं हो पाता तो वहाँ पर भी अपक्रिया नहीं हो पाती है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।